अमेरिका में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बच्चा बिना श्रम किए हुए पढ़ाई कर सकता, क्योंकि इतना महंगा है पूरा सिस्टम। यूरोप में भी यही हालत है, मैंने मेरी आंखों से देखा। रेलवे स्टेशन पर अखबार बेच रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, फीस की व्यवस्था कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं कार की, पैसा मिल रहा है, फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां चाइल्ड लेबर जो है, अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उनको कहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश के बच्चे काम करें तो चाइल्ड लेबर है। अब सोचिए कि ये सरकार कितनी अंग्रेजियत वाली है। मैकॉले भी ऐसे ही सोचता था, हमारी सरकार भी ऐसे ही सोचती है, और रोज आपको टेलीविजन पे विज्ञापन ऐसे ही दिखाया जाता है कि आप अत्याचार कर रहे हैं अगर 14 साल के बच्चे से काम ले रहे हैं। वहां क्या है, 14 साल का बच्चा काम कर रहा है तो आत्मनिर्भर बन रहा है। मेरे देश में वो अत्याचार घोषित कर दिया है सरकार ने। ये है मानसिक गुलामी, ये है अंग्रेजियत की गुलामी। और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को। और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकॉले को, वो एक कानून के आधार पर मिली। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसके आधार पर उसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बनवाई और उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई। संस्कृत से चलने वाले गुरुकुलों की मान्यता खत्म की गई, और मान्यता खत्म हो गई सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन समाज में मान्यता खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, अध्यापकों को मार मार कर, पीट पीट कर, गुलाम बनाकर भेज दिया लंदन। आपको शायद मालूम नहीं है, अंग्रेज एक अत्याचार करते थे, इंडेंजर्ड लेबर बनाते थे हिंदुस्तानी लोगों को, यहां से मजदूर बना के ले जाते थे, जिनको हम गुजराती में कहते थे गिरमिटिया मजदूर। गांधी जी सबसे पहला केस उन्हीं के लिए लड़ने गए थे, गिरमिटिया मजदूरों के लिए। जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं, हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए। गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं, वो पता है कौन लोग हैं, हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए। हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड लोगों को कैसे बर्बाद किया, या तो वो ले गए मजदूर बना के और वहां जोत दिया उनको खेत में हल के साथ, खेत में जोता जाता था हल के साथ। गांधी जी जब देखने गए थे डरबन के आश्रम में तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आदमी खेत में हल चलाता, ऐसे ही जैसे बैल के कंधे पे हल रखा होता। और दूसरा काम क्या किया था अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन्स को जो बनाते थे इतना बेहतरीन कपड़ा कि एक छोटे से रिंग में से पार निकल जाता था पूरा थान, ऐसे लोगों के हाथ काट दिए थे, अंगूठे काट दिए थे। यही सब किया था मैकॉले ने और मैकॉले के पहले के अधिकारियों ने। ऐसे बर्बाद किया है इस देश को। और स्किल्ड पर्सन्स को बर्बाद करने के लिए उसने कानून बना के लागू करवा दिया और पूरा सिस्टम उसने सत्यानाश कर दिया। फिर भी क्या था, फिर भी इस देश में जो सच्चाई है वो ये थी कि उसने यूनिवर्सिटीज चलाए, चले नहीं, कॉन्वेंट स्कूल चलाए, चले नहीं। सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूलों को कहा जाता था फ्री स्कूल्स, चले नहीं, बंद हो गए। अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान में कुछ 350 कॉन्वेंट स्कूल चलाने की कोशिश की, एक भी नहीं चला। थोड़े दिन चला, बंद हो गया, चला, फिर बंद हो गया। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि हिंदुस्तान के कॉन्वेंट स्कूलों को चलाने के लिए जरूरी है कि जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको अपने बच्चों को कंपलसरी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। और एक दूसरा काम और किया उन्होंने कि कुछ हिंदुस्तानी एजेंटों को खड़ा किया जो अंग्रेजी सिस्टम को इस देश में लागू करवाएं। तो एक सबसे बड़ा एजेंट मिला उनको, राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में हमारे इतिहास में कहते हैं कितना बड़ा हीरो। सच्चाई यह है कि वो अंग्रेजों का एजेंट था। बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे इतिहास की किताबों में बताया भी नहीं गया जानबूझकर। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता के ऑफिस में क्लर्क था, सिंपल क्लर्क था। उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था। कैसे शुरू किया, खुद राजा राम मोहन राय ने ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे पगड़ी और गले में टाई। हां, सिर पे है हिंदुस्तानी पगड़ी और गले में है टाई और नीचे है धोती।
ये मैं उनके आपको 3 फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे, राजा राम मोहन राय के, कि गले में टाई, नीचे धोती, सिर पर पगड़ी। अब बताइए इससे बड़ा इडियट कोई दूसरा मिल सकता है आपको, जिसके बारे में हिंदुस्तानी इतिहास में पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए, क्या क्या उसके बारे में नहीं लिखा गया। तो वो राजा राम मोहन राय क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से तनख्वाह मिलती थी, गांव गांव गली गली घूमता था, बच्चों के मां बाप को यह समझाने का काम करता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए। एक बार का किस्सा है, वो किस्सा पता नहीं मेरी किसी कैसेट में होगा तो जरूर सुनिए। किस्सा यह है कि कलकत्ता के पास किसी गांव में ये घूम रहे हैं राजा राम मोहन राय, और एक गांव में जाते हैं, गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो। तो गांव का एक साधारण किसान है, वो पूछता क्यों भेजें, हमारे गांव में तो गुरुकुल चलता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे। तो वो किसान पूछ रहा है कि अच्छा कैसे होगा मेरा बच्चा? तो बेचारा राजा राम मोहन राय 50 तर्क दे रहा है, उस किसान के समझ में नहीं आ रहा। अचानक से राजा राम मोहन राय एक बात कहता है कि देखो तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा। तो वो पूछता कि ये टाई क्या होती है? अब उस किसान को क्या मालूम बेचारे को कि टाई क्या होती है, उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो राजा राम मोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है गले में लगा के। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है ये टाई लगाएगा, लेकिन इसका करेगा क्या, क्यों लगाए ये टाई, उसका क्या करे, उसको जरूरत क्या है इसकी? उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राम मोहन राय के पास नहीं है। फिर वो किसान चलते चलते जब राजा राम मोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है, तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई। तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज जो आप बता रहे हो मुझको, उसको तो मालूम नहीं है अंग्रेज क्या है, टाई क्या, कि आप बताते हो कि अंग्रेज टाई लगाते हैं, तो उनके देश में वो टाई क्यों लगाते हैं? ये पूछ रहा है वो, और सहज जिज्ञासा है जो वो पूछ रहा है। तो राजा राम मोहन राय का जवाब सुनिए। वो कहता है कि अंग्रेजों के देश में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है। और कितनी ठंडी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने 7 महीने तक सूरज नहीं निकलता। सही बात है, बर्फ जमी रहती है, तो इतनी ठंडी पड़ती है। तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उन देशों में, तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है, तो नाक चलने लगती है। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जेब में से रूमाल निकाल निकाल कर पोंछते रहते हैं। फिर उनको लगा कि ये रूमाल गले में क्यों नहीं लटका लें, तो नाक के भी पास रहेगा और पोंछने में भी सुविधा रहेगी। यह जवाब है राजा राम मोहन राय का। अब वो किसान पूछता है बहुत स्वाभाविक तरीके से कि मान लिया कि अंग्रेजों के देश में ठंडी पड़ती है, उनको सर्दी जुकाम होता रहता है, लेकिन मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी, मैं क्यों लगाऊंगी? और मैं यही कहता हूं कि वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, जो किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था। हम तो इतने बेवकूफ हैं कि इतने गर्मी पड़ने वाले देश में भी 3 पीस सूट और टाई पहन के बैठते हैं एयर कंडीशनर में। क्या मतलब है उसका हमको खुद नहीं मालूम कि क्या मतलब है इसका। अंग्रेज लगाते हैं तो लगाने दीजिए, यूरोप के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, अमेरिका के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, हम क्या कर रहे हैं उसका। तो इस तरह के कुछ किस्से हैं। और राजा राम मोहन राय बेचारे असफल होकर चले आए हैं। और मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेज पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक स्कूल नहीं चला पाए इस देश में, कॉन्वेंट का नहीं चल पाया, बंद हुआ। 300 साढ़े 300 स्कूल खोले और वो बाद में बंद हो गए, क्योंकि कोई भी मां बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है। क्यों? हर मां बाप को उसके बच्चे के लिए गुरुकुल मिला हुआ है, तो उसको जरूरत ही नहीं है कॉन्वेंट में भेजने की। अब क्या हो गया है? अंग्रेज चले गए, आजादी आ गई। और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की आत्मा हम सब में प्रवेश कर गई है। कैसे प्रवेश कर गई है? कि जो कॉन्वेंट स्कूल चले नहीं अंग्रेजों के जमाने में, वो कॉन्वेंट स्कूल आज गांव गांव गली गली घर घर खुल गए हैं। 2 कमरे का घर है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल खोल के रखा हुआ। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल है इस देश में। बंबई में एक कॉन्वेंट स्कूल मैंने देखा है, उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। अब आप पूछिए कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है?
कुछ दिन के बाद आपको सुनाई देगा गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल है गांव गांव गली गली में। और अब यह बीमारी शहरों से गांव में पहुंच रही है। जिसको देखो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल। और मैं दूसरी तरफ एक और देख रहा हूं कि जो मां बाप कभी कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं थे, आज वो क्या कर रहे हैं, बच्चे का जन्म लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाते हैं इंग्लिश में और कॉन्वेंट स्कूल, और एडमिशन करवाने के लिए 25,000 का डोनेशन भी दे आते हैं अपनी जेब से निकाल के। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि मैकॉले तो मर गया, मैकॉले की आत्मा को आप अपने में धारण क्यों करे हुए? तो कहते हैं राजीव भाई, अगर बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे तो वो तो पीछे रह जाएगा। सबसे पहला तर्क कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो तब इसी तर्क के आधार पर दुनिया के वो सारे देशों के बच्चे पीछे रह जाने चाहिए जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। तो ऐसा एक देश है, उसका नाम है जापान। जापान में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, और जापान में एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, यह भी जान लीजिए। और एक और जानकारी दे दूं जो आपको आश्चर्य लगेगा कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में, आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में। सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है। तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। तो जापान तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो उल्टी है। 1950 में यह जापान डूब गया था, लेकिन आज जापान अमेरिका के भी सिर पे चढ़कर बोल रहा। अमेरिका की हिम्मत नहीं होती जापान से दो बातें कहने की, क्योंकि जापान शक्ति है आज उसके पास, आर्मी नहीं है। जापान के पास आर्मी नहीं है, ये जान लीजिए आप। उसके पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने। शक्ति किसकी है? टेक्नोलॉजी की और पैसे की। और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहें तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। कैसे हो गया? बिना अंग्रेजी के, बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान। तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? दूसरा ही एक देश है फ्रांस। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस बर्बाद हो गया था। फ्रांस में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है। फ्रांस में बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। और इतना आगे है फ्रांस यूरोप में। कितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं फ्रांस में जिनको नोबेल प्राइज मिला। एक देश है चीन, वहां कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता बच्चा, और उच्च शिक्षा भी काफी चीनी भाषा में ही पढ़ाई जाती। चीन तो पीछे नहीं है। दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है चीन, तो पीछे तो नहीं रह गया। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जैसे तो सब फिसड्डी ही है जहां अंग्रेजी है। और आपको आज का ताजा उदाहरण दे दूं कि आप जो मानते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे बच्चे, कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। उनको इस साल भारत रत्न मिला है। और डॉक्टर एपीजे कलाम की बचपन से लेकर और माध्यमिक स्तर की पूरी शिक्षा मलयालम और तमिल में हुई है। कभी वो गए नहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में, कभी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। और जो बच्चा बचपन से लेकर और इतनी ऊंची शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़कर आया, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है इस समय। उस आदमी के दिमाग की वो देखिए, कितना दिमाग है उसके पास। एक जमाने में हमारे पास मिसाइल नहीं थी 200 किलोमीटर की मार करने वाली, आज हमारे पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है। उसी आदमी की बुद्धि का नतीजा है ये।